गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ सौरभ मिश्रा और एक बार फिर से एसएम सर के द्वारा जो रिमेनिंग 30 क्वेश्चंस के हमारे पार्ट्स थे, आपको पता ही होगा जो पार्ट हमारा बचा हुआ था। 30 क्वेश्चन मैंने अभी दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे, और एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले अभी 30 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ऐसा चैप्टर है ना जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस के प्रोबेबिलिटी बढ़ जाते हैं। तो प्लीज ये वीडियो लास्ट तक देखना। हमको पता है कि तुम लोग हबड़ा रहे होगे, कितने लोग 2x कर रहे होंगे। प्लीज मत करना, क्योंकि हम 2x में पढ़ाने भी वाले हैं। 100% तुम लोग स्कोर करोगे। ऑल द वेरी बेस्ट। अब देखते हैं, ये सवाल आपके सामने है और ये क्वेश्चन है 31st। चलिए स्टार्ट करते हैं, और आराम से देखना और समझना। और देखो, समझोगे ना तो ऐसा ऐसा कितने भी सवाल को तुम बना जाओगे, और नहीं समझोगे तो नहीं बनेगा, गारंटी है मेरा। चलिए, और याद तो नहीं है होने वाला है, याद कौन कर लेगा यार, हमसे तो नहीं होगा। और एक सवाल रहा है तब तो याद किया जाए। चलिए ध्यान से सुनिए। पूछ रहा है डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी। अच्छा, परमिटिविटी का डायमेंशन पूछ रहा है। तो बाबू, सबसे पहले हम सिखाए थे लास्ट वीडियो में, हमको क्या लिखना है? फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला सर लिखें? तो जिसमें परमिटिविटी आता, तो कूलम्स लॉ। कौन सा फॉर्मूला बालक? कूलम्स लॉ। अगर कूलम्स लॉ तुमको याद होगा तो डायरेक्ट उसमें एक फॉर्मूला आता था, F बराबर K Q2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे K होता था 1/4 एप्सिलॉन नॉट। पता नहीं याद भी है कि नहीं, लास्ट वीडियो देख लेना। और अगर हम इसको साथ में लिखें तो F बराबर हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो चलिए बनाते हैं। डायमेंशन निकालना है तो पहले यूनिट निकाल लेते हैं। तो चलो, यूनिट कैसे निकलेगा ये जानते हैं। किसका? एप्सिलॉन नॉट का। तो देखो यूनिट कैसे निकलता है बाबू। F का हो गया न्यूटन, शायद ये कॉन्ट्रास्ट कलर। F का हो गया न्यूटन, ओके। और आपको 1 का कुछ नहीं, हमको एप्सिलॉन नॉट का निकालना है। 4 का कुछ नहीं होगा। Q1 का क्या होगा? कूलम। Q2 का भी कूलम, तो कूलम स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। तो सामने आपके आ गया एप्सिलॉन, इधर भेजते हैं। एप्सिलॉन का हो गया कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब बड़ा सटीक तरीका है इसको अच्छे से सॉल्व करने का। ये हमारा क्या आने वाला है? SI आ गया है, SI यूनिट। अब यहीं से हम क्या निकाल लेते हैं? डायमेंशन। देखो सामने है तुम्हारे। अब डायमेंशन निकालने के लिए सब लोग को पता है कि लास्ट वीडियो में हम बताए हुए हैं कि कूलम का होता है डायमेंशन 80। क्या होता है? 80। बीमा होता है 80। तो चलो यहाँ पे कूलम स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालना है। तो देखो, कूलम स्क्वायर का हम लिख सकते हैं A स्क्वायर और T स्क्वायर। क्या कि 80 होता है तो 2 बार है ना, तो A स्क्वायर T स्क्वायर। चलो, नीचे न्यूटन का क्या होता है? लास्ट क्लास सिखा हुए हैं, mL/T-2। ये न्यूटन का फोर्स का होता है। और मीटर का क्या होता है? L स्क्वायर। अब बस नीचे वाला को ऊपर भेजना है, काम बन जाएगा। चलिए देखते हैं। एप्सिलॉन नॉट का बार बार लिख रहे हैं, डायमेंशन हमको देखना है। आराम आराम से देखिए और सीखिए। और देखो, ये सीखना, याद तो नहीं करना है, इसको ऊपर भेजना है। चलो, m का पावर -1। अब 2L है, यहाँ पे 1L है, तो 3L हो गया। नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो -L3। L का पावर -3, ठीक है। T वहाँ पे 2 है, नीचे से 2 हो जाएगा तो जुड़ जाएगा। -2 ऊपर जाकर +2 हो जाएगा, तो 2 कितने हो गए? 4। T का पावर 4। और बचा गया अब, और अब बचा आपको A, तो A स्क्वायर। ऊपर ही है A स्क्वायर। ये हमारा डायमेंशन हो गया। चलिए मैच करते हैं। तो हमको जहाँ तक लग रहा है A नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आपके सामने है। अब देखो, ये याद करना चाहोगे तो याद भी कितने लोग कर लेते हैं, लेकिन हम तो चाहेंगे कि तुम रट लो। सॉरी, रट लो नहीं, हम तो चाहेंगे तुम समझ लो। तुम लोग का दिल का बात निकल गया है ना कि रट लो। रटना बिल्कुल नहीं है, इसको पूरा अच्छे से समझ जाओ। और इसी तरह डायमेंशन K का भी पूछा जा सकता है, जो शायद लास्ट वीडियो में हम डिस्कस भी किए हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब वो क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेज इज डबल्ड द फोर्स बिकम्स। ओके, ये भी कूलम्स लॉ पे ही है। तो बार बार फिर से बताते हैं। तुम लोग बताओ, किसी भी आवेशों के मध्य दूरी को बढ़ा देते हैं तो बल घटता है। कल्पना करो, कोई भी चीज में चुंबक का कल्पना करो, नजदीक होगा तो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दूर जाएगा तो कम होते 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 बहुत कम हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि अगर 2 गो चार्ज है, उसको बीच की दूरी को बढ़ा दिए तो बल तो हमेशा 100% घटेगा ही घटेगा। कितना घटेगा? तो देखो, हॉई तो नहीं होगा, काट देते हैं। 4 गुना भी नहीं होगा, कहीं घटना है ना, तो हॉई या हॉई में से होगा। अब क्या होगा वो सुनो बाबू। कूलम्स लॉ। बाबू, कूलम्स लॉ में पहला स्टेटमेंट होता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, और दूसरा स्टेटमेंट होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। और बाबू, ये वाला स्टेटमेंट को पकड़ लो, इसी से क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं
इनवर्स, फिर से बोलो तो, इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्या बोलते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ। और इसमें कुछ नहीं होता है, अगर दूरी को हम दुगुना करेंगे ना तो 4 4 गुना घट जाएगा, इतना तो पकड़ के रखो, घट जाता है। तो अगर इसको दुगुना करेंगे तो दो दूनी 4 घट जाएगा, तो 1/4 गुना घट जाएगा। तो 100%, देखो ये तरीका है, ये वाला पकड़ लेना तो फोर्स घट जाएगा 4 गुना। अच्छा, इसका एक और तरीका से हम सॉल्व किए हैं, नेक्स्ट पिछले बार का वीडियो में देख लेना, एक और तरीका है जिसमें हम एफ एफ डैश करके सॉल्व किए हैं। ये नया तरीका बता रहे हैं, शॉर्टकट। अब कोई बोलेगा कि बताइए नया फोर्स एफ न्यू कितना गुना हम कर दिए, आर को 2r कर दिए हैं, तो आप यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन लगाते हैं, क्या लगाते हैं? एफ न्यू, प्रोपोर्शनल का साइन लगा रहे हैं। प्रोपोर्शनल का यहाँ पे देखना, एफ न्यू जो नया वाला बल होगा किसके प्रोपोर्शनल होगा? 2r के होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, हाँ या ना? यानी डायरेक्ट ये आ जाएगा 1/4r²। तो देखो तो कितना बटा हो गया? 1/4, इसलिए इसका आंसर होने वाला है 1/4। याद रखना, ये पकड़ लेना, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। एक और सवाल आप लोग को बता देते हैं, कूलम लॉ किस नियम का पालन करता है? तो इनवर्स स्क्वायर लॉ। चलो याद रखना, इनवर्स स्क्वायर लॉ। चलिए, ओके, सॉरी अरे कहाँ गया यार, हाँ चलिए आगे। अब 13 नंबर, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इसको दिमाग में रखना है और क्वेश्चन बनाते हैं। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, तो हमको तो याद है, शायद तुमको भी याद होना चाहिए बाबू, 1.76 समथिंग होता है, तो ये वो अप्रॉक्स में लिखा हुआ है, इसका आंसर ए होता है। आखिर स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, ये विशिष्ट आवेश क्या होता है? तो बाबू सब लोग फॉर्मूला याद करना, ये बहुत अच्छा है। स्पेसिफिक चार्ज बाबू बड़ा आसान है। स्पेसिफिक चार्ज का फॉर्मूला होता है चार्ज बटा मास। सब लोग बोलो तो, चार्ज बटा मास। बाबू ऐसा यूनिट होता है कूलम पर केजी। बड़ा चीज, अच्छा अच्छा चीज याद करा रहे हैं, इसका डायमेंशन भी जान जाओ। कूलम का किसको किसको पता है? सबको पता है, 80 होता है, और नीचे क्या होता है? ये मास m, तो m का पावर -1 और क्या AT, ऐसे भी लिखा जाता है, m का पावर -1, l का पावर 0, t का पावर 0 ना, t का पावर 0 नहीं, m का पावर -1, l का पावर 0, l तो है ही नहीं है, और यहाँ पे t का पावर 1 और a का पावर 1। ये डायमेंशन होता है किसका? स्पेसिफिक चार्ज का। तो ये भी रट सकते हो, लेकिन निकालते कैसे हैं ये जानो। अब फॉर्मूला हम लोग को पता चल गया, चार्ज बटा मास, हाँ या ना? अब इसको सॉल्व करते हैं, किसके लिए पूछ रहा है? इलेक्ट्रॉन के लिए। तो देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन के लिए कैसे सॉल्व होता है। तो इलेक्ट्रॉन का सब लोग चार्ज बताओ, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यो याद कर लेना सब। चार्ज ऑन क्या बाबू? इलेक्ट्रॉन क्या होता है? -1.6 × 10⁻19 कूलम। अब चलो इसका परिमाण पकड़ते हैं। किसको पकड़ते हैं? परिमाण को। तो परिमाण कितना है? 1.6। तो चार्ज बटा मास लिखना है, चार्ज बटा मास। तो चार्ज बटा मास आने वाला है, तो चार्ज कितना होने वाला है? 1.6 × 10⁻19। और मास कितना होने वाला है? अब इलेक्ट्रॉन का मास सब लोग बताओ। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम बता देते हैं, 9.1 × 10⁻31 kg होता है। और कौन भारी होता है जी? इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन। ऑब्वियस बात है, प्रोटॉन भारी होता है, इसीलिए तो नहीं निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो फटाक देना, यहाँ पे लिखते हैं 9.1 × 10⁻31 kg। तो बाबू ऊपर हो गया कूलम, नीचे हो गया kg। चलिए ये आपका यूनिट हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद क्या मिलता है ये भी जानिए। जब ऊपर जाएगा 30 -31 तो हो जाएगा +31, यानी 1.6 / 9.1, ये आ जा रहा है 10⁻19। यहाँ पे आ जाएगा +31, क्या कि ऊपर गया। अब आप लोग बताइए क्या होगा? तो 1.6 बटा 9.1 = क्या होने वाला है? वीडियो में आ रहा है ना पूरा? ठीक है, तो आप लोग बताओ ना, 31 में से 20 गया, कितना बचा? 11, 19 गया है तो 12। अरे हाँ या ना यार? तो सिंपल लॉजिक है, क्या हुआ? 12। हाँ, ध्यान से। तो हम इसको बेहतर होगा कि यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो आ गया कितना? 1 दशमलव क्या आया है? 1.6 बटा 9.1 गुने 10⁻12। तो बाबू इसको कटाते हैं तो लगभग आता है 0.178, ऐसा ही कुछ आता है। तो इसको 8 लिख देता है लोग। चलिए जी, हम देखते हैं आगे क्या होता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1.78 गुने 10⁻11। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लगभग 1.8 गुने 10⁻11। तो हम तुमको यही याद कराएंगे, 1.78 गुने 10⁻11 कूलम
पर केजी। तो आपके सामने ऑप्शन ए है। इसको मैंने प्रूव किया है बड़ा शॉर्टकट तरीके में, जितना हो सकता है। 2x स्पीड में देख रहे हो तो घंटा कुछ नहीं समझ में आएगा, 1x स्पीड में देखो तो ज़्यादा अच्छा होगा। 1.78 इंटू 10⁻11 प्रोटॉन का भी तुम लोग निकाल लेना चार्ज बटा मास करके। आगे बढ़ते हैं बाबू। चार्ज ऑन ए स्फीयर इज एतना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर इट्स सरफेस। ओके, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो ये क्वेश्चन बनाने के लिए फ्लक्स जहां पूछ दे, दिमाग में आपको रखना है गॉस लॉ। कौन सा लॉ? गॉस लॉ। अब देखो लास्ट क्लास से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, हम इसलिए ज़्यादा इन डेप्थ नहीं डाइव कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि तुम लोग लास्ट लेक्चर देखे होगे। हाँ हाँ, जो हम भेजे थे लास्ट रिसेंट 30 क्वेश्चन का सेट वीडियो साहब के माध्यम से, तो वो क्वेश्चन को, वही पार्ट को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और हम लोग एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव सर के साथ मिलकर कर रहे हैं। अरे राज वीडियो सर के माध्यम से हम लोग जुड़े हैं आपसे, और हम चाहेंगे कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना, क्योंकि इन फ्यूचर इस पे बहुत इन डेप्थ नॉलेज हर सब्जेक्ट्स का दिया जाएगा अप टू क्लास 12th। चलिए ये क्वेश्चन को पहले अच्छे से देखते हैं। गॉस लॉ किसको किसको पता है? जिसको जिसको पता है कोई बड़ा बात नहीं है, और नहीं पता है तब वो कोनो बड़ा बात नहीं है, लेकिन एग्जाम कल है, बड़ा बात हो सकता है, इसलिए अभी जानो। चलो देखो गॉस लॉ क्या होता है। गॉस लॉ कुछ नहीं होता है, कहता है फ्लक्स इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। ये किस में? हवा के लिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर माध्यम एयर हो तो ये होता है, और क्यू इनसाइड होता है। इनसाइड बोले तो गॉसियन सतह के अंदर, कोई बड़ा बात नहीं है। मान लो ये कोई चार्ज है गॉसियन सतह के अंदर है, ये गॉसियन सतह है, इसको बोलते हैं गॉसियन सतह। अभी गॉसियन सतह का 3D सतह होता है, इसको बोलते हैं, फिर से लिख देते हैं, गॉसियन सरफेस। कौन सा सरफेस? गॉसियन सरफेस। देखो आराम आराम से बता रहे हैं, सीखो। गॉसियन सतह, तो इसमें जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रहे हैं वो फ्लक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फ्लक्स। बड़ा सटीक तरीके से हम आपको बता रहे हैं। ये जो फ्लक्स बनाएंगे तो फ्लक्स कितना बनाएगा? तो ये मस्त गॉस जी साहब दे दिए Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो क्या है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक स्फीयर है, ओके, और चार्ज है कितना कूलम? इसके पर चार्ज है Q, आपको 10 माइक्रो कूलम। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर इस सरफेस, तो इसके सतह पे एक गॉसियन सतह बनाएंगे। सतह के पास ये गॉसियन सतह है, और ये सतह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सा निकलेगा? तो पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहीं से निकलेगा। तो देखते हैं, तो फ्लक्स होता है Q बाई क्या? एप्सिलॉन नॉट। अब फ्लक्स Q कितना दिया हुआ है? 10 माइक्रो होता है 10 के पावर -6, अब बटा एप्सिलॉन नॉट। बाबू इसमें देखो तो पाई में सारा आंसर है। अब एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85। ये देखो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है? 8.85 गुने 10 के पावर -12। अब ये सही यूनिट निकाले हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, लेकिन ये पाई में दिया हुआ है, तो आखिर हम कैसे इसको सॉल्व करें? पाई में इसको कन्वर्ट करने में आधा घंटा हमको लग जाएगा। तो एक काम करते हैं, सब लोग जानता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 गुने 10 के पावर 9। ये तुम लोग को याद भी होगा, इसको बोलते थे कि याद करो। अब चलो हम एक काम करते हैं, यहाँ से 4 पाई को भेजते हैं, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आने वाला है, सब लोग बता 9 चुका 36 पाई गुने 10 के पावर 9, हाँ या ना? यानी 1/4 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमको पता है, कोई बड़ा चीज नहीं है। और यहाँ पे ध्यान से देखो, एक Q बटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं Q गुना 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हम डायरेक्ट यहाँ पे गुना नहीं कर देंगे वो वैल्यू? बोलो ना, तो हम गुना कर देते हैं। 36 पाई गुने 10 के पावर कितना है? 9, बटा में कुछ नहीं आएगा, तो फाई इक्वल टू, यही तो पूछा है। तो आपको 10 के पावर 9, 6, 10 के पावर 3 आया, और एक 10 के पावर 4 आया, तो बाबू डायरेक्ट हो जाएगा 36 पाई गुने 10 के पावर 4। ये हमारा फ्लक्स। अब फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो फ्लक्स कुछ नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड गुने एरिया वेक्टर होता है, DA होता है, E.DA। तो चलो एक काम करते हैं, इसका ऐसा यूनिट निकालना है, तो E का होता है न्यूटन पर कूलम, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम, और नहीं तो एक और होता है वोल्ट पर मीटर गुने मीटर स्क्वायर। तो ये कट जाएगा, तो एक होता है वोल्ट मीटर, ये भी फ्लक्स का यूनिट होता है। तो 2 यूनिट है, इसको भी याद कर लो, इसको भी याद कर लो। विद्युतीय फ्लक्स का ये ऐसा ही मात्रक होता है। कॉपी में कहीं लिख लो कि रिवाइज करने में मजा आए। इसका आंसर साफ साफ दिख रहा है कि A नंबर होगा, ये वाला याद कर लीजिए, बहुत फायदा करेगा। देखो यही वाला ऐसा यूनिट यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 35। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा देखो, रिलेशन तो हमको तुम लोग को बता ही देंगे। E बराबर होता है, चाहे इस तरह भी V इक्वल टू होता है, चाहे डेल्टा V इक्वल टू होता है -E.dr, चाहे इस तरह भी हम इसको समझा सकते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में। किस फॉर्म में?
डिफरेंशियल फॉर्म में। ऐसे भी जैसे dv इक्वल टू होता है माइनस ई डॉट डी आर, तो इसमें E बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस डी वी डॉट बटा डी आर, ये होता है। तो बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, विल एक्सप्लेन यू, अभी एक्सप्लेन हम कर देते हैं। देखो इसको डायमेंशनली अगर देखा जाए तो V बटा क्या है, R है, हाँ या ना। यहाँ पे देखो तो कोनो फॉर्मूला में तुमको V बटा R दिख रहा है, तो मेरे को तो हमको दिख रहा है। माइनस साइन होता है, याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अगर तुम बढ़ोगे तो तुम्हारा विभव घटता है, इतना याद रखना। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ तुम आगे बढ़ोगे तो पोटेंशियल घटते जाता है। सबसे ज्यादा पोटेंशियल सोर्स के पास होता है, सोर्स मतलब जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकला है, समझ में आ रहा है। यानी जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बढ़ोगे पोटेंशियल कमता है। तो चलो इसका आंसर ए होगा, लेकिन इसको एक और तरीके से समझा देते हैं। देखो कोई बड़ा चीज नहीं है। ई इक्वल टू क्या होता है, बोलो बोलो बोलो। अरे पॉइंट चार्ज के चलते हमको लगता है तुम लोग को आता भी होगा। ई बराबर होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, और भी बराबर होता है के क्यू बाई आर। अब ध्यान से देखना बाबू, अगर भी में इधरों आर गुना कर दें, इधरों आर गुना कर दें, तो देखो तो क्या ये ई बन जा रहा है। जी हाँ, तो यानी भी बटा आर इक्वल टू क्या हो गया, ई डायमेंशनली देखा जाता है। तो हो गया भी बटा आर, भी बटा आर, माइनस साइन घटता है, खत्म, आंसर आ गया। और ये माइनस साइन लगाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोला जाता है कहीं कहीं। चलिए ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी। बाबू अब आ गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। तो बाबू कुछ नहीं होता है, दो गो प्लेट होते हैं, ये आपका एक प्लेट हो गया और ये आपका दूसरा प्लेट हो गया। दोनों के बीच में छोटा सा डिस्टेंस डी होता है, यही बन के तैयार करता है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कोई दिक्कत है तो अगर होगा तो बताइए। पैरेलल, अब सुनो, प्लस वाला पे प्लस क्यू आता है और माइनस वाला पे माइनस क्यू आता है। ये होता है कैपेसिटर का संरचना, देख लो सामने। अब सोच के बताओ, दोनों प्लेट का अगर चार्ज को हम जोड़ेंगे, टोटल चार्ज कोई हमसे पूछता है तो हम क्या करेंगे, प्लस क्यू माइनस क्यू, दोनों कट के कितना हो जाता है, जीरो। इसलिए हमारा आंसर होगा जीरो। याद रखना, सम ऑफ चार्जेज ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स आर ऑलवेज जीरो। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, हम चाहेंगे कि तुम लोग भी थोड़ा इसको जल्दी देखो। चलो, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का हमको क्या निकालना है, एसआई मात्रक। तो विल सी दैट। बाबू सबसे पहले हम तुम लोग को लास्ट क्लास में समझाएंगे डाइपोल कैसा दिखता है। एक ऐसा लाइन होता है, यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे कौन सा क्यू, प्लस क्यू। बाबू ये डाइपोल का सेंटर है, यहाँ और यहाँ आधा आधा काट दिया जाता है, तो ये दूरी बनाने के लिए। तो इसका फॉर्मूला होता है डाइपोल का, पी वेक्टर इक्वल टू व्हाट, क्यू गुने 2a, और इसको स्केलर फॉर्म में भी लिखा जाता है, क्यू गुने 2a। और 2a को हम कुछ नहीं, क्या हम इसको d भी बोल सकते हैं, तो जी हाँ, इसको d भी बोल सकते हैं, यानी q गुने d। अब देखो डाइपोल मोमेंट p से सूचित किए, q का हो गया कूलम और d का हो गया मीटर। इसको सेंटीमीटर से तुम लोग गलत फॉर्म में मत डूबना, इसको बोलते हैं कूलम मीटर। अब यहाँ पे सामने है आपको ए नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। फिर से बोलो तो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। चलो जितना हो सकता है रिवीजन हम तगड़ा करा रहे हैं। अब कुछ नहीं, इसमें एक क्वेश्चन पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन पोजीशंस ऑफ एन डाइपोल। यहाँ पे डाइपोल लगा देना चाहिए था। चलो यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे डाइपोल होना चाहिए। चलो बहुत अच्छा। तो बाबू डाइपोल कैसे बनता है, तो ये अभी तो बताया तुम लोगों को, यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे क्या प्लस क्यू, और ये इक्वेटोरियल का मतलब होता है आधा आधा काटने वाला। तो ये एक लाइन और ये इसको बोलते हैं एक्सियल लाइन। तो बाबू याद रखो, अगर यहाँ से भी दूरी a है और यहाँ से भी दूरी a है, तो कुछ नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको क्या निकालना है, रेशियो। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बाबू कुछ नहीं, यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आता है इसको बोलते हैं EQ, इक्वेटोरियल वाला। तो इसका आता है आपको KP/RQ, रट लेना है, KP/RQ। और एक्सियल लाइन पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसको बोलते हैं 2KP/RQ। इसका बहुत बड़ा सा एक डेरिवेशन है, और ये डेरिवेशन भी 5 मार्क्स में आता है। इतना टाइम नहीं है कि हम उसको अभी यहाँ पे प्रूव करें। आप लोग उसको चाहोगे तो एनसीईआरटी में भी देख सकते हो, चाहे मेरे नोट्स में भी देख सकते हो, एसएम सर फिजिक्स। तो यहाँ और यहाँ में क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। ये एक्सियल वाला है तो EA/E इक्वेटोरियल। तो क्या हो गया, ऊपर देखो तो इन दोनों में फर्क क्या है, इसमें 2 से गुना होगा यानी 2/1, हाँ या ना, यानी 2:1। आंसर हो गया बी नंबर। तो ये 38 नंबर हो गया। अब आते हैं 39 नंबर पे। वर्क डन
ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिफ्लेक्टिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल थ्रू एंगल थीटा, हमको क्या निकालना है, कार्य निकालना है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में किसको रखे हैं, डाइपोल को। तो देखो सिंपल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसमें हमको क्या रखना है, डाइपोल रखना है। क्या रखना है, डाइपोल। तो एक डाइपोल रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू। बोल रहा है डिफ्लेक्टिंग थ्रू एंगल थीटा, ओके, एंगल थीटा में कितना वर्क हुआ होगा। तो बाबू पहले बात बताते हैं, वर्क का फॉर्मूला हम लास्ट क्लास किया है, पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला हम आप लोग को बताए होंगे, माइनस पी डॉट ई। तो यानी इसको लिखा जाता है पी कॉस थीटा। क्या लिखा जाता है बालक, पी ई कॉस थीटा। तो बाबू कहाँ तक हम इसको ले गए, फाइनली कहाँ तक ले गए हैं, ओके। तो फाइनल माइनस इनिशियल, ओके, थ्रू एंगल थीटा, ओके। तो पहले सीधा था, लास्ट में कितना एंगल तक मोड़ दिए, थीटा एंगल तक मोड़ दिए। दैट्स ग्रेट। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बताइए आप लोग, वर्क हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी, ये वर्क होता है क्या, पोटेंशियल एनर्जी ही वर्क होता है, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है, संरक्षी बल है, तो जो वर्क होगा वही पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो चलो, तो वर्क निकालते हैं, यू, यहाँ पे वर्क हम निकाल रहे हैं, सटा दो दरवाजा, हाँ, यू इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। यही तो होता है वर्क का मेन फॉर्मूला यार, बड़ा इजी है। चलो आगे देखते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो बाबू फाइनली हमको कहाँ, जीरो एंगल तक ले जा रहे हैं, ओके। तो फाइनल हमारा होने वाला है, बताइए। तो पोटेंशियल एनर्जी जब एंगल जीरो होता है तो माइनस पी ई कॉस जीरो कितना होता है, 1। तो फाइनल हो गया माइनस, नहीं, फाइनल हम कहाँ तक ला रहे हैं, थीटा तक लेके आ रहे हैं, ओके। तो माइनस पी कॉस थीटा, ये हमारा फाइनल है। इनिशियल क्या था, माइनस पी ई कॉस कितना डिग्री, 0 डिग्री का है, कि हम 0 डिग्री से ही तो शुरुआत कर रहे हैं। कैसे था, ऐसे था, इसको कैसे घुमा दिए, ऐसे घुमा दिए, वही कार्य पूछा है। तो कॉस 0 डिग्री, तो ये आंसर आएगा माइनस पी ई। तो चलिए फाइनल में से इनिशियल घटाते हैं। तो फाइनल है माइनस पी ई, क्या है, कॉस थीटा, और इनिशियल क्या है बालक, माइनस पी ई। तो सिंपल है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको पहले लिख दो, पी माइनस पी ई क्या, कॉस थीटा। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, पी कॉमन ले सकते हो, पी ई कॉमन ले लिए, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। आप साफ साफ देख सकते हो, ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। और ऐसे ही बनाया जाता है। याद रखना, इसमें 2-3 कुछ चीज आपको पता चला है। क्या चीज पता चला है, ये देखना तुम बाबू। सबसे पहला चीज पता चला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो भी फोर्स लगता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, स्थिर वैद्युत बल होता है, वो कंजर्वेटिव फोर्स है, संरक्षी बल है। संरक्षी बल है, इसका मतलब पहला तो ऑब्जेक्टिव को बनेगा। दूसरा, साफ साफ सुनना कि जो भी पोटेंशियल एनर्जी होता है उसका फॉर्मूला होता है माइनस पी ई कॉस थीटा। 2 हो गया। तीसरा बाबू, वर्क निकालने के लिए फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी किया जाता है। 3 चीज हो गया। और यहां पे वर्क आ गया पी ई 1 माइनस कॉस थीटा, जो सारे सॉल्व किए हुए हैं, इसको प्रूव किए हुए। अब हम आगे देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन 40। इफ इलेक्ट्रिक डाइपोल आर इनसाइड अ क्लोज सरफेस द टोटल फ्लक्स, अरे बड़ा क्लोज सरफेस, गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस है, ठीक है। यहां पे कथी है, माइनस क्यू, और यहां पे क्या है बताइए, हाँ यहां पे क्या है, ओके, यहां पे क्या है, ये क्या हो रहा है, यहां पे है प्लस क्यू, ओके। तो ये डाइपोल को हम कहां रख दिए हैं, कौन से, गॉसियन सरफेस में। गॉसियन सरफेस बड़ा इजी है ये। तो फ्लक्स क्या होने वाला है, क्यू इनसाइड कितना है अंदर, टोटल क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। अब ये कट गया, आंसर आ गया 0, आंसर 0 डी। समझ में आ रहा है। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि डाइपोल को कहां रख दिया, गॉसियन सरफेस के अंदर। तो बताओ नेट फ्लक्स कितना होगा, तो ऑब्वियस बात है 0, यही फॉर्मूला गॉस लॉ का। चलिए आगे देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। बाबू ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। बाबू हम लास्ट क्लास जब आप तुम लोग देखे होगे तो उसमें 3 तरह का चार्ज डेंसिटी बताया था, उसमें ये दूसरा तरह का है सरफेस चार्ज डेंसिटी। बाबू इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सतह आवेश घनत्व। अब ये सतह आवेश घनत्व कहता है कि चार्ज बटा एरिया, क्या होता है बालक, चार्ज बटा एरिया। साफ साफ लिख रहे हैं, चार्ज बटा एरिया। अब चार्ज क्या होता है, कूलम, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसका ऐसा यूनिट हो गया कूलम पर मीटर स्क्वायर, आंसर डी हो गया। तो ये बड़ा
नहीं पढ़ाए हुए हैं, बेसिक है, जाके देखना, पिछला लेक्चर देखोगे तो ज़्यादा रिलेट कर पाओगे, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ आई कैन नॉट डू इट। ओके, चलिए 42 नंबर, विच क्वांटिटी हैज वोल्ट पर मीटर, तुम लोग बताओगे और कमेंट भी करवाए थे लास्ट में। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी बताया है, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड आंसर डी। आगे बढ़ते हैं बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ चार्ज्ड हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर। अब सब लोग यहां पे आओ, ये एक वो कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर है। अब कंडक्टर कैसा भी हो सकता है, सॉलिड या हॉलो, सॉलिड मतलब ठोस, हॉलो मतलब खोखला। बाबू कंडक्टर के अंदर किसी भी कीमत पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। क्या होता है बालक, जीरो, ये जान जाओ। और इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्डिंग का मत प्रोटेक्ट करता है। अब याद रखो, जब बिजली गिरेगा ना तो तुम लोग गाड़ी के कार में जाके बैठ जाना, 100% अंदर बिजली नहीं आएगा, मतलब झटका नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। इस इफेक्ट को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी बोलते हैं। हवाई जहाज उड़ता है तो 43rd क्वेश्चन अभी तो हम बता ही रहे थे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में अगर आप मान लो फ्लाइट पे जा रहे हो, बिजली गिर जा, तो फ्लाइट के अंदर झटका नहीं लगता है। इस इफेक्ट को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। और इसी के इफेक्ट, मतलब यही इफेक्ट में किसी भी खोखले या ठोस चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र का प्रभाव शून्य होता है। इसमें आंसर क्या होने वाला है बाबल, शून्य। बी नंबर इज द करेक्ट आंसर, बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम जाते हैं 44 पे बाबू। ओके, पहले तो ये जब बताओ कि डाई इलेक्ट्रिक अगर हम लोग क्या किसके बीच में, दो चार्जेस के बीच में रख देते हैं, एक चार्ज यहाँ पे है Q1, एक चार्ज Q2। अगर एयर है, क्या है बालक, एयर, तो F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। एयर होता है तो एप्सिलॉन नॉट होता है, हाँ या ना यार। सबसे ज्यादा फोर्स किस में लगता है, एयर में, काहे कि ये मिनिमम होता है, हाँ या ना। जैसे डाई इलेक्ट्रिक डालोगे माध्यम के बीच में, मान लो यहाँ पे कुछ रख दिए, ला दिए, माइका टाइप का कुछ भी, तो डाई इलेक्ट्रिक ये क्या होगा, बढ़ जाएगा, सब सॉरी ये बढ़ जाएगा, हाँ। परमिटिविटी क्या हो जाता है, जैसे अब बढ़ेगा फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो याद रखिए आंसर होगा बल कम हो जाता है, बल कम हो जाता है। शॉर्टकट यही है। एप्सिलॉन नॉट नॉट क्यों लगता है, काहे कि ये भाई मिनिमम वैल्यू है, इससे बढ़ाओगे तो ऑब्वियस बात है फोर्स कम होगा। तो 44 भी हो गया। फिर 45th में आते हैं, देखते हैं। लॉ गवर्निंग द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेज। ऑब्वियस बात है, तुम लोग बताओ, गेस करो, कूलम्स लॉ। दो गो आवेशों के मध्य बल कौन बताता है, कूलम्स लॉ। इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। पहले इसको देखो, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इसको बोलते हैं समविभव तल या सतह। तो बाबू सब लोग बताओ, एगो सतह है, क्या है, सतह है, उस पे हमको चार्ज को चलाना है। ओके, यहां से यहां पे चला दिए, चलिए कोई भी रास्ता लेते हैं। तो सब लोग एक फॉर्मूला हम याद कराएंगे, W बराबर VQ। सब लोग बोलो तो मेरे साथ, W बराबर VQ। तो वर्क निकालना है, अगर समविभव का मतलब यहाँ पे भी V है और यहाँ पे भी V है। यहाँ पे 10 वोल्ट मान लो, तो यहाँ पे भी कितना वोल्ट है, 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट 10 वोल्ट के बीच में विभवांतर कितना हो गया, 0। यानी विभवांतर, ये डेल्टा होता है, तो डेल्टा का मतलब विभवांतर होता है। विभवांतर यहाँ पे हो गया 0 इंटू क्यू। कोई भी चार्ज को चलाओगे तो वर्क कितना आने वाला है, 0। ये हो गया प्रूफ, तो आंसर होने वाला है 0। तो 46 भी हो गया। अब आते हैं 47। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, ये रिपीट हो रहा है, 80 होता है बाबू। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। आप लोग बताओ, यहाँ पे -Q, यहाँ पे +Q। अब इस लाइन पे कहीं भी, इसी को बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल मतलब आधा इधर आधा इधर। तो बाबू इस लाइन पे कहीं पे भी जाओगे तो यहाँ और यहाँ से आवेश की दूरी, मान लो ये x दूरी है, तो यहाँ से भी कितना दूरी होगी, x। एक फॉर्मूला होता है V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। अब एक बात बताओ, यहाँ से ये वेक्टर होता है कि स्केलर होता है, स्केलर होता है। स्केलर होता है तो बताइए, यहाँ की दूरी हमेशा बराबर होगी, तो इसके चलते और इसके चलते विभव बराबर आएगा और विपरीत आएगा। इस यहाँ पे प्लस माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस आएगा। क्या एक बार लेंगे -Q, दूसरा बार लेंगे +Q। तो याद रखो, दोनों कटा के कितना हो जाएगा, 0। हर जगह इस सारे पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है, V बराबर 0। और याद रखो, यहाँ से एगो तल गुजार दोगे ना तो उसको बोलेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस, समविभव सतह। कहाँ से गुजरता है, हमेशा डाइपोल के केंद्र से गुजरता है। तो आंसर होगा इसका C नंबर, 0 नंबर। साफ साफ देख लो तुम लोग। 48 भी हो गया। चलिए 49।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड 1 कूलम चार्ज। बाबू कुछ नहीं करना है, Q बराबर NE वाला फॉर्मूला से लगाना। Q कितना है बताओ, 1 कूलम चार्ज दिया है। कितना कूलम चार्ज दिया है? 1 कूलम। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, हमको याद है। 1 बराबर N, E कितना होता है? 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। बाबू N बराबर हो गया 1/1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19, और बाबू ये N आ जाता है 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं बाबू? 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो बाबू ये आंसर साफ साफ तुमको दिख रहा है, आंसर बी नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इतना होते हैं। हाँ, ये याद रखना, कोई मत कहना कि सर पॉइंट में होता है इलेक्ट्रॉन्स। बाबू ये पॉइंट में नहीं है, यहां से 3 को 2 को जीरो खींचो तो 625 हो जाएगा। 10 गुने 10 के पावर 16, तो घबराना नहीं है, डेसिमल में नहीं है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये अब 50 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे बनेगा ये। बाबू जब भी डायमेंशन हो हमको क्या लिखना होता है? फॉर्मूला। और देखो फॉर्मूला कोई बड़ा चीज नहीं है, हमको तो बड़ा इजी लग रहा है। W बराबर VQ, ये फॉर्मूला सर क्यों यूज किए? तो बाबू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है, विद्युतीय विभव पूछा है, तो विद्युतीय विभव इसी में आ रहा है। V बराबर W, इसमें देखो ना, इससे इक्वेशन निकल जाएगा। तो V बराबर क्या हो गया? W बटा Q। अच्छा तुम ही लोग बताओ, W का क्या होता है? फोर्स गुने विस्थापन। तो बल का होता है डायमेंशन MLT-2, अब विस्थापन का हो गया L, और Q का क्या होता है? AT। बाबू यहां से मिला लेते हैं, नीचे वाला को ऊपर ले जाएंगे, M L 2 बार रहता है, L स्क्वायर टी 2 माइनस 2, एगो माइनस ऊपर 1 आ जाएगा, तो -3, और एगो A -1। तो देखो कितना जल्दी हम बना दिए और आंसर नंबर A हो गया। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया? 50 नंबर का, डायमेंशनल किसका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। याद ही कर लेना तुम लोग, बड़ा इजी है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 52। बाबू ESU क्या होता है? तो बाबू कुछ नहीं है बाबू, CGS, फिर से बोले तो CGS यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज दो तरह के होते हैं, एक होता है ESU और दूसरा होता है EMU। एक को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, एक को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। कोनो बड़ा बात नहीं है, ये मोशन में होता है चार्ज तब ये CGS यूनिट होता है, और ये बेसिकली कहाँ होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कहाँ होता है? तुम लोग बताओ। रेस्ट में होता है तब होता है, तो कोई बड़ा चीज नहीं है। विराम अवस्था में ESU, अब गति अवस्था में EMU। तो बाबू अब एक रिलेशन जान जाते हैं, 1 कूलम बराबर होता है लगभग, बोलो बोलो, 1 कूलम बराबर होता है 3 गुने 10 के पावर 9 ESU, और 1 कूलम में 1/10 EMU होता है। तो लगभग लगभग 3 गुने 10 के पावर 9 ESU। ये क्वेश्चन हो गया। आगे इसमें भी देखो 3 गुने 10 के पावर 9 सेम क्वेश्चन था, तो इसमें भी उसमें 2.99 दिया था, इसमें 3 × 10⁹ दिया है, तो बोथ क्वेश्चन आर सेम। अभी हम सॉल्व किए थे, तो बेसिकली क्या हुआ है कि लाइट कट गया है, तो इसलिए इसमें सॉल्व आपको दिख रहा है। दोबारा से इसको बना रहे हैं। चलिए, मेहनत पूरा हो रहा है, और इतना मेहनत हो रहा है कि तुम अच्छा करो, इसके लिए मेहनत हो रहा है। बेहतर करना है बहुत, हम लोग का, मेरा उम्मीद खासकर बहुत ज्यादा लगा हुआ है कि तुम बेहतर करोगे। SM सर हर मोड़ पे तुम्हारे साथ है। बिलीव इन योर सेल्फ एंड बिलीव मी कि तुम बहुत अच्छा करने वाले हो। अगर यहां तक पहुंचे हो तो बूम करोगे। चलो, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, ओके कोई दिक्कत नहीं है। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस बाबू सबसे पहले पूछ, किसके लिए पूछ रहा है? अर्थ के लिए। तो सबसे पहले जानो, अर्थ एक स्फीयर होता है। स्फीयर बोले तो गोला होता है, हाँ या ना? मान लो उसका रेडियस कितना है? R है, कोई दिक्कत? बाबू अर्थ हमेशा एक कंडक्टर होता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब याद रखो, इस सब कंडक्टर का एक औकात होता है जिसको कैपेसिटेंस बोलते हैं, चाहे कैपेसिटर बोलते हैं। इसका ये कैपेसिटर है, मतलब इसके बाद औकात है। इसका कैपेसिटेंस धारिता कितनी होगी? तो कितनी होगी? 4πε0r। अब मन में आएगा सर ये कहां से आया? तो चलो सब लोग मेरे साथ एक फॉर्मूला याद करो, Q बराबर CV। C निकालना है तो Q/V। अब बताओ Q/V का फॉर्मूला क्या होता है? K, अच्छा चलो K मत लिखो, इसको लिख दो 1/4πε0। ओके, Q/R ये ना होता है भाई किसका? पोटेंशियल। तो Q से Q कट गया, ये ऊपर जाएगा, तो C बराबर आने वाला है, ये पूरा ऊपर चला जाएगा, ऊपर बचा 1, तो 4πε0r। बाबू ये स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, स्फीयर अर्थ भी है, इसीलिए इसका कैपेसिटेंस हो गया 4πε0r। तो चलिए 53 भी हो गया, 54 नंबर पे आते हैं। बाबू सब लोग जानो कि एनर्जी का इक्वेशन क्या होता है?
हाँ हाँ, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकंड चैप्टर, एनर्जी का इक्वेशन कोई बताएगा। तो कोई बड़ा चीज नहीं, हर जहां पे भी चार्ज स्टोर होता है वहां पे एनर्जी स्टोर होगा। कितना एनर्जी होता है? तो हाफ सी वी स्क्वायर। याद रखो, तो एनर्जी का जैसे हाफ एम बी स्क्वायर याद किए तो उधर यो याद कर लो, हाफ सी बी स्क्वायर। और एक और फॉर्मूला इसको तोड़ा जाता है, क्यू बराबर सी वी में, तो इसको रखोगे तो एक और फॉर्मूला आएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। तो ये सब याद हो जाएगा यार, कोई बड़ा चीज नहीं है। एनर्जी का इक्वेशन हाफ सी बी स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। बाबू पूछ रहा है अनंत लंबाई वाली तार, चलिए चार्ज सिलिंड्रिकल कंडक्टर, कोई दिक्कत नहीं है, सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, कोई बड़ा बात नहीं है, इस पे चार्ज है। क्या है? चार्ज है। ऑब्वियस बात है, एक तार है तो इसमें लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो पूछ रहा है कि बाबू कितनी दूरी पे, आर दूरी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो बाबू इसका फॉर्मूला होता है, याद करो, गॉस लॉ से आता है। कैसे आता है? तो यहाँ पे एक गॉसियन सतह बनता है और यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये फॉर्मूला आता है। तो इसको भी रट लोगे तो ज़्यादा फायदा होगा। कैसे होगा आता है ये भी हम करके दिखा दें, बोलो तो करके दिखा दें, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बड़ा आसान है बाबू, इसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं है। सब लोग देखो, लैम्डा का क्या होता है? Q/L। क्या होता है? Q/L। एक L लेंथ का हम लोग को यहाँ पे सिलेंडर बनाना होगा। कितना बनाना होगा? L लेंथ का सिलेंडर। तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है, देखते हैं। और L लेंथ का सिलेंडर बनाया, उसी इतना ही को तार को लिए हैं। तो आप लोग बताइए इसके अंदर चार्ज कितना होगा? तो Q गुने L, Q गुने चार्ज कितना होगा? तो लैम्डा L, चार्ज कितना हो गया? लैम्डा L, ये चार्ज हो गया। अब हमको बताना है फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q/एप्सिलॉन नॉट। Q कितना है? लैम्डा L, एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे हो गया फ्लक्स का फॉर्मूला E गुने एरिया कितना होता है? सरफेस एरिया। सब लोग बताइए सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होता है? तो 2πr, तो ये सर्कल का होता है। हम 4πRL यही होता है। तो ये कट जाएगा, 4πRL, तो ये कट गया। 4πRL होता है कि 2πRL होता है यार, 2πRL होता है। कितना होता है सिलेंडर का? 2πRL। तो ये आ जाएगा E बराबर लैम्डा, ऊपर बचा, नीचे आ जाएगा 2π एप्सिलॉन नॉट, पहले लिख दो तो अच्छा लगता है, 2π एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किसका आ गया? सिलेंडर का। ये 5 नंबर डेरिवेशन भी आता है, जल्दी जल्दी में हम आपको बताए हैं, साफ साफ देख लो, दिमाग लगाओ, रिपीट में देखो। 5 नंबर में ये डेरिवेशन हम गेस कर रहे हैं कि आने वाला है। तो आंसर हो गया ए नंबर। चलिए 5 क्वेश्चन और है, जल्दी क्विक करते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड अभी बताए थे कंजर्वेटिव होता है। क्या होता है? कंजर्वेटिव, क्या कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी आता है यार। चलो आगे बढ़ते हैं बाबू। फोर्स ऑन, कल है बताया यार, कल नहीं लास्ट वीडियो में, F बराबर क्या होता है? QE। तो बाबू बताओ फोर्स ऑन चार्ज F बराबर QE, बार लो है इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू। इसमें क्या हम रखे हैं? एगो चार्ज ला के रख दिए, ला। अब जिधर इलेक्ट्रिक प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक फोर्स भी लगेगा और उस फोर्स का नाम होगा F बराबर QE। अगर माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा ये है, फोर्स की दिशा ये हो जाएगी। याद रखना, वीडियो को देखो, दोबारा से सुनो। माइनस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में बल लगती है। आगे बढ़ते हैं। 58 एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। क्या है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक? क्या है यार, मात्रक क्या होता है, कैसे बताओगे? बड़ा इजी है। हम लोग एप्सिलॉन नॉट का ऐसा यूनिट हम लोग निकाले थे, क्या आया था सब लोग बताओ, बोल के देख के सोचो सब लोग। बाबू आया था कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू, इसमें कहीं नहीं है ये ऑप्शन। बाबू यहाँ पे F जो दिख रहा है वो फैरेड है। क्या है? फैरेड। फैरेड यूनिट होता है कैपेसिटेंस का। तो यहाँ पे F कहाँ से आया सर, कैसे होगा? तो बाबू Q बराबर क्या होता है? CV। तो C बराबर क्या हो गया? Q/V। Q का क्या होता है? कूलम। अच्छा, V मतलब वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। इसका ऐसा यूनिट क्या होता होगा? तो सब लोग बताओ W बराबर क्या होता है? VQ। अरे हाँ या ना? तो V बराबर W/Q। W का क्या होता है? सब लोग बताइए। W का ऐसा यूनिट आपको, W का हो गया न्यूटन मीटर और Q का क्या हो गया? कूलम। अरे हाँ या ना? तो अब काम करते हैं, वोल्ट का हो गया न्यूटन मीटर पर कूलम, तो ऊपर कूलम हो गया। अब ध्यान से देखना आप लोग, एप्सिलॉन नॉट का क्या होता है? न्यूटन कूलम स्क्वायर पर न्यूटन, तो यहां पे मिल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये फैरेड होता है, ये पूरा क्या होता है? फैरेड। तो एक काम करते हैं, यहां पे एप्सिलॉन नॉट को हम क्या लिख सकते हैं? कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर
इधरों एगो मीटर लगाते हैं, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये पूरा को हम क्या बोलते हैं, फैरेड। अब चुपचाप हम लोग लिख देते हैं ये फैरेड और नीचे एगो बच गया मीटर, तो हो गया फैरेड पर मीटर, आंसर बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 64 को आइडेंटिकल ड्रॉप्स है, ओके स्फेरियर, कितने है टोटल, 64 ड्रॉप्स है, ठीक है। सब का कैपेसिटेंस, इस सब का कैपेसिटेंस कितना है, 5 माइक्रोफैरड, ओके, कितना है टोटल, 64। सबको कंबाइन कर दिया गया तो बड़ा बन गया। अब हमको बताना है कि नया सी कितना होगा। तो बाबू सबसे पहले बताओ कैपेसिटेंस स्फेरिकल कैपेसिटर का क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब ये आर जब पता चल जाएगा तो हमको कैपेसिटेंस भी पता चल जाएगा। तो आर कैसे पता चलेगा, तो बाबू 64 गो आइडेंटिकल ड्रॉप्स है, सबका कितना है, 5 माइक्रोफैरड। एक काम करते हैं, 64 को कंबाइन करते हैं। तो पहले मान लेते हैं छोटा, इसका आर मान लेते हैं, छोटा सा आर है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कितने के बराबर है बताना आपको, बराबर है 5 माइक्रोफैरड, ओके नो इश्यू। ऐसा 64 को हमको मिलाना है, 64 को बनाना है, उसका आर अगर पता चल जाए तो रिलेशन निकल जाएगा और आंसर भी आ जाएगा। तो एक काम करते हैं बाबू, 64 को मिलाएंगे तो जो ये मान लो एक का वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम निकाला जाए, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम निकालते हैं तो वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई आर क्यू, ये छोटा वाला का है। अच्छा, इस 4/3 पाई आर क्यू में अगर हम 64 से गुना कर दे तो सब मिलके एक बड़ा स्पेयर बनाएगा, 4/3 पाई बड़ा वाला आर क्यू, हाँ या ना। तो 4/3 कट जा रहा है, पाई पाई कट जा रहा है, यानी 64 आर क्यू किसके बराबर है, आर क्यू के, हाँ या ना। अब ध्यान से देखना, ये आर क्यू इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1/64, यहाँ पे आर क्यू, हाँ या ना। अब आर बराबर क्यूबिक रूट होगा तो ये कितना होगा, 2 दूनी 4, 16 16 चौका 64, यानी 1/4 और ऊपर हो जाएगा आर, हाँ या ना। मतलब जो भी आर आने वाला है वो 4R के बराबर आने वाला है। साफ साफ देखो यहाँ पे आने वाला है, ये उधर चला जाएगा, तो मतलब जो नया आर आ रहा है वो कितना बड़ा होगा, 4 गुना बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा, 4 गुना बड़ा होगा। तो बाबू यहाँ पे देखो, ये इक्वेशन दिख रहा है तुमको। अब हम बड़ा वाला स्फीयर का रेडियस कितना है, 4R के बराबर है। अब बस उसका न्यू कैपेसिटेंस निकालते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने 4R, हाँ या ना। अब एक बात बताओ, ये 4 को बाहर निकाल लेते हैं, देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बाबू ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के कितना के बराबर है, 4 पाई एप्सिलॉन 5 माइक्रोफैरेड, बाहर 4 है तो 5 जो का कितना हो गया, 20 माइक्रोफैरेड। आंसर होगा 20 माइक्रोफैरेड। बाबू ये जो तरीका बताएं ये रैंडम तरीका है, खुद से इजाद किया हुआ तरीका है। इसको अच्छे से देखो, 2 बार 2x करके देखो, 2x नहीं 1x में ही देखो और 2 बार देखो, रिपीट मोड में देखो। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइन्स ऑफ फोर्स अराउंड नेगेटिव पॉइंट चार्ज। बाबू याद रखो, एक चार्ज होता है प्लस चार्ज, एक चार्ज होता है माइनस चार्ज। बाबू प्लस चार्ज में रेडियली आउटवर्ड होता है, त्रिज्यात बाहर की ओर निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, और इसमें अंदर की ओर आता है। कितना सिंपल है यार। तो आंसर देखो, रेडियली इनवर्ड कहीं है क्या, रेडियली इनवर्ड है क्या, हाँ आंसर नंबर डी। तो हमारा टोटल 60 नंबर का 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट है, इसको प्लीज देखो और प्लीज कंप्लीट करो और प्लीज हाई जोश रखना। अभी बज रहा है 12, रात का 12, और हम लोग अभी शूट कर रहे हैं बस तुम्हारे लिए। और कल इसको पूरा देखो, परसों एग्जाम दो। बेसिकली आज देखोगे तो तुम्हारे लिए कल एग्जाम होगा। समझ रहे हो ना हम जो बोल रहे हैं, भावनाओं को समझो। चलो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड गो एंड बूम इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल और बवाल करके आओ। नर्वस मत होना, बवाल करना, याद रखना हम लोग तुम्हारे साथ हैं। चलिए थैंक यू सो मच।